हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। चलिए हम आज प्लेटफॉर्म का आपका नया प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं। ये आपका 120 वाला न्यू पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस सेट आपका आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर 120 वाला न्यू प्रैक्टिस सेट लेकर आइए, इसीलिए हम लेकर आए हैं आप लोग को 120 वाला प्रैक्टिस सेट। तो ये आपका प्लेटफॉर्म का है। तो चलिए हम इसमें आपको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आपका शुरू में आपका मैथ का प्रश्न होंगे, तो मैथ और रीजनिंग का आपका 40 प्रश्न होगा। इधर ध्यान दीजिए, 40 प्रश्न आपको मैथ और रीजनिंग से होंगे, जिसमें आपका लगभग 20 प्रश्न मैथ का होगा और 20 प्रश्न आपका रीजनिंग से होंगे। जो आपका बच गया 80 प्रश्न में आपका जीके जीएस से होंगे। जीके जीएस इसमें शामिल होंगे 80 में, और 40 में आपका 20 रीजनिंग से और 20 आपको लगभग मैथ से प्रश्न होंगे। तो चलिए हम पहले शुरू करेंगे आपको जीके से, यानी जीके जीएस से शुरू करेंगे। इसके बाद हम मैथ और रीजनिंग का प्रश्न को सोल्व करेंगे, यानी आपका 120 प्रश्न के 120 प्रश्न का हम सोल्यूशन करेंगे, यानी पूरे प्रश्न को सोल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका इसमें हम 41 से स्टार्ट करेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मायोपिया का दूसरा नाम क्या है। तो मायोपिया का दूसरा नाम आपका निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के ही मायोपिया कहते हैं। अब देखिए निकट दृष्टि दोष होता क्या है। तो आपका मानव के आंख में पाया जाने वाला ऐसा दोष जिसके कारण किसी व्यक्ति को निकट के वस्तु को आप साफ साफ देख पाते हैं, लेकिन वह दूर के वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते, इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। देखिए याद कैसे रखेंगे, तो आपको आसान है याद रखना। क्या है आपका निकट दृष्टि दोष, नाम क्या है निकट दृष्टि दोष, यानी निकट के वस्तु को वो साफ साफ देख पाएगा। इतना आप ध्यान रखिए, निकट है तो निकट का साफ साफ देख पाएगा, दूर को नहीं देख पाएगा, उसको हम कहेंगे निकट दृष्टि दोष। देखिए निकट दृष्टि दोष में आपका होता क्या है, जो मानव के अब जो प्रतिबिंब बनता है आपका रेटिना पर बनता है, लेकिन आपका निकट दृष्टि दोष में रेटिना से आपका पहले ही इसका प्रतिबिंब बन जाते हैं, यानी कहा जाए तो रेटिना के आगे प्रतिबिंब बनता है। तो इसी के लिए इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज करते हैं। किस लेंस का? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका यूज करते हैं? अवतल लेंस का यूज करते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अवतल लेंस का आपका जो पावर होता है वो आपका निगेटिव में होता है। क्या होता है आपका? निगेटिव में होता है। तो आप समझ जाइएगा, यदि किसी के चश्मा में आपका पावर निगेटिव है तो समझ जाना चाहिए कि इसको निकट दृष्टि दोष हुआ है, यानी अवतल लेंस लगा हुआ है। अब देखिए दूर दृष्टि दोष है, तो आपका दूर दृष्टि दोष इसके जस्ट अपोजिट है। नाम क्या आपका? दूर दृष्टि दोष, यानी दूर की वस्तु को वो साफ साफ देख पाएगा, निकट के वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, तो इसे कहते हैं दूर दृष्टि दोष। अब देखिए इसमें क्या होता है, आपका रेटिना पे प्रतिबिंब न बन के इसमें रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है। रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है किसमें? दूर दृष्टि दोष में। इसीलिए इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का यूज करते हैं। किस लेंस का? उत्तल लेंस का यूज करते हैं। किसको दूर करने के लिए? दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। तो इतना आप याद रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है कि प्रत्येक किलोग्राम यानी 1 केजी प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग होता है। तो याद रखिएगा, देखिए ये कोई बॉडी आपका, इसका मास मान लीजिए m है, तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है आपका mg। क्या लगता है? mg। g का वैल्यू आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, कहीं कहीं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। तो आपका कह रहा है लगभग, तो हम जी का मान 10 ही लेंगे। अब देखिए मास कितना है? 1 केजी है, यानी m के जगह आप क्या रखिएगा? 1 रखिएगा, और g की जगह क्या रखिएगा? तो 10 रखिएगा, यानी 1 × 10 कितना आएगा? आपका 10 आएगा। mg यानी ये क्या वेट क्या होता है आपका? वेक्टर क्वांटिटी, यानी आपका ये फोर्स है, तो इसका यूनिट न्यूटन होगा, यानी 10 न्यूटन होगा। क्या होगा आपका? 10 न्यूटन। 1 केजी पर कितना फोर्स लगेंगे? 10 न्यूटन। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 43 है कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग निहित है। आपको पता होगा कि इसमें 7 रंग होते हैं। आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, उसमें पढ़े होंगे कि जब किसी श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारी जाती है तो प्रिज्म से अपवर्तन के बाद वो 7 विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाते हैं। इसी को हम कहते हैं क्या? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो ये पढ़े होंगे आपका कि नीचे होता है आपका, यानी आपका बैगनी होता है, ऊपर सबसे
रेड होता है, यानी विबजियोर। याद किए होंगे विबजियोर, या हिंदी में याद किए होंगे बैगनी आपी नाला। तो इससे याद रखिए आप कि सबसे नीचे होता है आपका बैगनी और सबसे ऊपर होता है आपका रेड यानी लाल। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि लाल का आपको पता होगा लाल का विचलन क्या होता है, कम होता है, यानी कम होता है, और बैगनी का विचलन आपका अधिक होता है। विचलन मतलब क्या, मुड़ना। तो आप देख सकते हैं कि बैगनी आपका सबसे नीचे रहता है यानी अधिक मुड़ा रहता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा आप कि जो यानी जिसका विचलन अधिक होगा उसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, जिसका विचलन अधिक होगा उसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। यानी आपका जो वेवलेंथ होते हैं वो आपका रेड यानी लाल का क्या होगा, सबसे अधिक होगा। क्यों, इसका विचलन कम है। और बैगनी का आपका सबसे कम होगा, क्या, वेवलेंथ बैगनी का सबसे कम होगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आपका होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश का प्रकीर्णन यानी जिसका वो भी आपका वेवलेंथ के अपोजिट होता है, वेवलेंथ के अपोजिट होता है, यानी तरंगदैर्घ्य के उल्टा होते हैं। तो जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा। तो लाल का आपका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, अधिक होता है, इसीलिए लाल का प्रकीर्णन आपका सबसे कम होता है और बैगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। यही कारण है कि सूर्य उगते और डूबते समय लाल दिखाई देते हैं। क्यों, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इतना आप याद रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग विद्युत प्रवाह के मापन के लिए किया जाता है, चाहे वो विद्युत धारा हो या प्रत्यावर्ती धारा हो, यानी एसी हो चाहे डीसी हो। इसे हम करते हैं किसका, ए मीटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ए मीटर का। ए मीटर का यूज करते हैं हम विद्युत धारा को मापने के लिए। विद्युत धारा का ऐसे मात्रा क्या होता है आपका, एम्पियर होता है। और आपका विद्युत धारा क्या है, आपका अदिश राशि है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि एमीटर को हम जो घरेलू पथ में होते हैं वो आपका श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ये आप याद रखिएगा। इसमें आपका हाइग्रोमीटर है, तो हाइग्रोमीटर से क्या करते हैं, आर्द्रता मापने के लिए काम करते हैं। और आपका पैरोमीटर है, पैरोमीटर के यूज उच्च तापमान को मापने के लिए करते हैं, यानी अधिक तापमान को मापने के लिए किसका यूज करते हैं, पैरोमीटर का। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है। क्वेश्चन है कि एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। तो विभवांतर को मापते हैं किससे, वोल्ट मीटर से। किससे मापते हैं, वोल्ट मीटर से। याद रखिएगा विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापते हैं और विद्युत धारा को एमीटर से मापते हैं। आपका जो है गैल्वेनोमीटर, ये भी आपका विद्युत धारा के ही मापते हैं, लेकिन आपका ये स्मॉल यानी माइक्रो इलेक्ट्रिक करंट को मापते हैं। कौन, आपका गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे रंग की तरंगदैर्घ्य के अलावा महासागरों में जल के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश के अन्य कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य अवशोषित की जाती है। तो ये किया जाता है आपका पीला, यानी पीली ऑप्शन आपका ये हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन है कि कॉर्निया के पीछे पाए जाने वाले उत्तक के रंगीन वलय को किस नाम से जाना जाता है, जो पुतली के आकार को समायोजित करके आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये करता है आपका आइरिस। प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, आपको आइरिस करता है। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन है कि कोयले का जलना अभिक्रिया किसका उदाहरण है, यानी अभिक्रिया उदाहरण है, यानी कोयले का जलना किसका ये उदाहरण है। तो ये आपका है संयोजन अभिक्रिया का। किसका, संयोजन अभिक्रिया का, क्योंकि आपका कोयला में कार्बन के मात्रा पाए जाते हैं और आपका जो अभिक्रिया होगा ऑक्सीजन के साथ होगा, ये आपका बन जाएगा क्या, CO2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका संयोजन हो रहा है, आपका संयोजन अभिक्रिया होगा। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल क्षारक संकेतक नहीं है। प्राकृतिक अम्ल क्षारक संकेतक नहीं है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, अजैवायन के पत्ते। ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन है कि कृत्रिम फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु अग्निशामक कार्मिकों की वर्दी को अग्नि प्रतिरोधी बनाने के लिए इस पर प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है, यानी किस प्लास्टिक की, तो यह है आपका मेलामाइन।
किसका कोटिंग किया जाता है? मेलामाइन का। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 51 है कि सभी एसिड धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कौन से गैस उत्पन्न करते हैं? तो ये करता है आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। यानी सभी धातुओं के साथ सभी एसिड अभिक्रिया करके कौन सा गैस मुक्त करते हैं? हाइड्रोजन। एक चीज़ याद रखिएगा कि आपका अम्ल उसको कहते हैं, यानी एसिड इसे कहते हैं जो आपका जल में घुलकर H+ आयन दे। जो जल में घुलकर H+ आयन देता है उसे अम्ल कहते हैं, और जिसका pH मान आपका 7 से कम हो उसे अम्ल कहते हैं। और आपका जो जल में घुलकर OH- आयंस प्रदान करे और आपका जिसका pH मान क्या हो 7 से अधिक हो, इसे हम क्षार कहते हैं। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन है कि पदार्थ के निम्नलिखित में से किस अवस्था को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से भी जाना जाता है? ये आपका पदार्थ का पंचम अवस्था यानी पांचवी अवस्था। चतुर्थ अवस्था को प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। आपको प्रथम पता ही होगा, प्रथम आपका ठोस, दूसरा है गैस, तीसरा है यानी ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, और चौथा है आपका प्लाज्मा, और पांचवा आपका बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। यानी ये आपका पदार्थ के 5 अवस्था है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन है कि कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं? समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक कहते किसे है, पहले ये ध्यान रखिए। तो ऐसे यानी ऐसे जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो आपका सेम हो, ऐसा तत्व यानी एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर क्या आपका डिफरेंट हो, इसे हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। तो कार्बन का आपका 3 समस्थानिक है। एक है आपका C612 है, दूसरा आपका C613 है, फिर आपका C614 है। ये आपका कार्बन के 3 अप्रूफ है। यहाँ देख सकते हैं सभी का एटॉमिक नंबर क्या है आपका 6 है, यानी एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर आपका सभी का क्या है? डिफरेंट है, इसीलिए आपका क्या है? समस्थानिक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 54 है। क्वेश्चन है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है? तो ये कहते हैं आपका एल्केन को। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, CnH2n+2। ये आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन का क्या होता है? सूत्र होता है, यानी एल्केन का। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन है कि कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र क्या है? तो ये होता है आपका CaO। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्न्याशय से स्रावित प्राप्त करता है? ये करता है आपका छोटी आंत। छोटी आंत में का भोजन का पूर्ण पाचन होता है, याद रखिएगा। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। एक चीज़ और याद रखिए कि जो आपका यकृत से पित्त रस स्रावित होते हैं वो आपका कहाँ जमा होता है? तो ये होता है आपका पित्ताशय में जाकर जमा होते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक इबोला रोग का कारण होता है? तो इबोला आपका होता है वायरस के कारण, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। वायरस के कारण होता है आपका इबोला। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कवक के कारण पैदा होती है? तो ये होता है आपका दाद, खुजली, ये सब क्या आपका कवक के द्वारा फैलती है। कवक के द्वारा उत्पन्न होते हैं कौन? दाद, खुजली। ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों की सबसे पुरानी जीवित प्राणी कौन सी है? सबसे पुरानी जीवित प्राणी कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे ब्रिस्सल कोन पाइन। ये आपका कहाँ होते हैं? तो ये आपका अमेरिका में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन है कि वह पदार्थ जिससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। तो वह पदार्थ यानी एंटीजन क्या होगा आपका? यानी एंटीजन वह पदार्थ है जिससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का उत्पादन करती है, यानी आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। एक चीज़ याद रखिएगा आपका कि
ओ यानी ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ओ में, ब्लड ग्रुप ओ में आपका कोई भी एंटीजन नहीं होते हैं। याद रखिएगा, कोई भी एंटीजन नहीं होते हैं किसमें? ओ ग्रुप में। इसलिए ओ ग्रुप को सर्वदाता कहते हैं, यानी सभी को ये आपका ब्लड दे सकता है। कौन? ओ ग्रुप। एक आपका ए बी ग्रुप, कौन सा है? ब्लड ग्रुप ए बी आपका है। ए बी आपका सभी से वो ब्लड ले सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सर्वग्राही ब्लड ग्रुप। किसको? ए बी को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपका ए बी ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, ओ में आपका कोई भी एंटीजन नहीं होता है और आपका ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। इसीलिए आपका ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है वो आपका सर्वग्राही होते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन है कि मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये है आपका स्टेपीज आपका कान की हड्डी होती है। ध्यान रखिएगा, किसकी होती है? कान की हड्डी होती है, जो आपका सबसे छोटी हड्डी होती है। आपका सबसे बड़ी हड्डी कौन सा होता है? याद रखिएगा, ये होता है आपका फीमर। जांघ की हड्डी होता है फीमर, वो आपका सबसे बड़ी हड्डी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2019-20 जीता? इंडियन सुपर लीग 2019-20 जीता, ये जीता आपका ATK फुटबॉल क्लब। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन है कि मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स शुक्राणु उसके या उसकी से प्राप्त होते हैं। यानी क्वेश्चन ये है कि यानी पुरुष है, लड़का क्या आपका पुरुष है, और इसमें कह रहा है एक्स गुणसूत्र किससे आते हैं? तो देखिए, आप लोग पढ़े होंगे कि मानव में यानी पुरुष में आपका और महिला में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से आपका 22 जोड़ी गुणसूत्र सेम होते हैं, यानी एक्स ही होता है, और आपका 23वां जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं, यानी 23वां जोड़ी वो आपका डिफरेंट होते हैं। 23वां जोड़ी आपका गुणसूत्र डिफरेंट होता है। आपका पुरुष में आपका, याद रखिए, मान लीजिए ये आपका कोई पुरुष है, तो पुरुष में आपका गुणसूत्र एक्स वाई होते हैं 23वां जोड़ा, और महिला में आपका एक्स होते हैं। ये आपका पुरुष में एक्स वाई होते हैं, महिला में एक्स होते हैं। जब आपका पुरुष से एक्स आए, महिला से तो आपका एक्स ही आएगा, तो आपका हो जाएगा लड़की, और जब आपका पुरुष से वाई आए और महिला से एक्स आए तो आपका हो जाएगा लड़का। तो कह रहा है वो लड़का है, लेकिन तो उसमें एक्स शुक्राणु किससे आया होगा? तो आप देख लीजिए किससे आया होगा। लड़का है तो वाई आया होगा पिता से, एक्स आया होगा आपका उसके माता से। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन है कि कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा यानी ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है? ये आपका है श्वसन। श्वसन के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। आपका 64 का हो जाएंगे सी, 64 का हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी। याद रखिएगा आप कि देखिए, आप ग्लूकोज यानी C6H12O6 ये आपका O2 के साथ अभिक्रिया करते हैं, आपका बनाते हैं क्या? CO2 और H2O, CO2 प्लस H2O प्लस आपका ऊर्जा यानी ATP के फॉर्म में ऊर्जा निकालते हैं। ATP के फॉर्म में आपका ऊर्जा निकलते हैं। तो यही आपका है श्वसन अभिक्रिया। क्या आपका ये? नेक्स्ट आपका है 65। क्वेश्चन है कि किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है? तो अंडा देने वाले को, अंडा देने वाले को। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन है कि वायुमंडल के ऊपरी परतें और ऊपरी परतें में ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाले एक अणु पाया जाता है। यह परत बनता है किस नाम से जाने जाते हैं? इसे ओजोन मंडल के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि कह रहा है ऑक्सीजन के 3 परमाणु यानी O3, यही तो फार्मूला होता है किसका? ओजोन का। इसका मतलब है ये कौन सा परत है? ओजोन परत है। तो ओजोन मंडल किस आपका क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो आपका ओजोन मंडल जो होता है आपका समताप मंडल में पाए जाते हैं। याद रखिएगा किसमें? समताप मंडल में पाए जाते हैं आपका ओजोन परत। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सतह के निकटतम परत जिसमें सभी मौसमी परिवर्तन होते हैं? ये आपका है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में आपका सभी मौसमी परिवर्तन होते हैं। ये किसमें? क्षोभ मंडल में। याद रखिएगा
नेक्स्ट आपका है, सॉरी याद रखिएगा, आयन मंडल में आपका जो सैटेलाइट होते हैं वो सारा लॉन्च कहाँ होते हैं, आयन मंडल में। यानी संचार के लिए, यानी संचार के लिए आपका सबसे उपयुक्त कौन सा है, तो ये आपका है आयन मंडल। संताप मंडल में आपका ओजोन परत पाए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड का साइरन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है, तो ये था आपका प्लूटो का। लेकिन आपका प्लूटो अभी ग्रह नहीं है, इसे 2006 में ग्रह से हटा दिया गया है, इसे ग्रह से हटा दिया गया था। अभी पहले आपका 9 ग्रह थे, लेकिन वर्तमान में आपका 8 ही ग्रह है, क्योंकि आपका प्लूटो को ग्रह से 2006 में हटा दिया गया है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन है कि वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी ये कौन सा कथन असत्य है। क्वेश्चन है कि किसी वन में पेड़ पौधे वनस्पति को सबसे ऊपरी परत बनाते हैं। सेकेंड है कि किसी वन में झाड़ियाँ वनस्पति की सबसे निचली परत बनाती है। तो आपका ए तो सही है, लेकिन बी आपका गलत है, बी आपका गलत है। सी है कि वन जलवायु चक्र और वायु गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही है। और डी है कि वन मृदा अपरदन को रोकते हैं, ये भी सही है, यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर आपका 70 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी संयुक्त राष्ट्र विकास लक्ष्य 6 का प्रयास करता है, यानी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 6 का अब प्रयास करता है, यानी किसका प्रयास करते हैं, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी के लिए पानी, स्वच्छता की उपलब्धता और टिकाऊ प्रबंधक सुनिश्चित करना। ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन है कि एक ग्राफिया क्या होती है, ये होती है आपका लिखने की क्षमता की हानि। ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है 72। क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं का समान द्रव्यमान कहलाता है यदि उनका समान हो, क्या समान हो, तो उनका जड़त्व समान हो, जड़त्व यानी इनर्शिया। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन है कि स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम का उपयोग किसको कम करने के लिए किया जाता है, तो ये करते हैं ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए। तो ग्रीन हाउस गैस में आपका शामिल होता है CO2, NO2, CO2, NO2, CH4 यानी मीथेन, और आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब इत्यादि आपका क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, यानी जल वाष्प, ये भी आपका क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। इसे आप याद रखिएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और आपका हुआ ये जल वाष्प, ये सब का आपका ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन है कि इनमें से किस जीव के दांत नहीं होते हैं, तो आपका भेड़ है, सॉरी घोड़े है, घोड़े का होता है, कुत्ते इसका भी होता है, सुअर के भी होते हैं, लेकिन कछुए के दांत नहीं होते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन है कि भोपाल त्रासदी के दौरान निम्न में से कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, ये होता आपका मिथाइल आइसोसाइनेट, यानी आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का उत्सर्जन हुआ था। याद रखिएगा ये घटना आपका कब हुआ था, तो 1984 में हुआ था। कब हुआ था आपका, 1984 में यह घटना हुआ था। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन है कि शाहजहाँ के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था, तो ये आया था आपका मनुची। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। जबकि आपका टॉमस रो और विलियम्स हॉकिंस, ये आया था आपका जहांगीर के दरबार में। किसके दरबार में आया था आपका, जहांगीर के दरबार में आए थे कौन, टॉमस रो और विलियम्स हॉकिंस। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन है कि भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल या वायसराय के शासनकाल के दौरान आरंभ की गई थी, तो ये क्या था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। इसीलिए भारतीय सिविल सेवा का जनक कहते हैं किसे, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कर्जन ने आपका 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किया था। नेक्स्ट आपका है लॉर्ड विलियम्स बेंटिंग। तो लॉर्ड विलियम्स बेंटिंग आपका ये सती प्रथा को अंत किया था। सती प्रथा को अंत किया था कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और आपका डलहौजी जो है ये आपका घेरे की नीति अपनाया था, यानी
हड़प नीति अपनाया था कौन? आपका डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति अपनाया था। और आपको याद होगा 1853 में भारत में प्रथम बार रेलवे चलाया था, इसीलिए उसे रेलवे का जनक भी कहते हैं, किसे? लॉर्ड डलहौजी को। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा आंतरिक ऋण के घटक है? आंतरिक ऋण के घटक है। बाजार ऋणदान बिल्कुल सही है। ट्रेजरी बिल ये भी आपका है। आरबीआई को निर्गमित विशेष प्रतिभूतियाँ ये भी आपका है। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है कि पशु और पौधे के जाति में सबसे बड़ी विविधता पाई जाती है। ये पाई जाती है आपका याद होगा कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार, तो ये हुआ था आपका 1877 में। फिर आपका है संथाल विद्रोह, तो ये होता आपका 1855 से 56 में। फिर आपका है प्रथम एंग्लो सिख युद्ध, तो ये होता आपका 1845 से 46 में, 1845 से 46 में। फिर है आपका इल्बर्ट बिल, तो ये होता आपका 1884 में। इल्बर्ट बिल कब आया था? 1884 में। तो आप देख लीजिए इसमें सबसे पहले कौन सा घटना हुआ है, तो ये हुआ आपका प्रथम एंग्लो सिख युद्ध 1845 से 46 में। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन है कि बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका है पावापुरी में। ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 82 है। क्वेश्चन है कि व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो ये आपका है अब्दुल कलाम द्वीप। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन है कि निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन को स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? यानी बीओपी को सुधारने में सक्षम नहीं है, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट को। तो आयात प्रतिस्थापन नीति को बढ़ावा देना बिल्कुल सही है। रुपये का अवमूल्यन कर सकते हैं। आयातों पर अधिक कर लगाकर ये भी कर सकते हैं। निर्यातों पर अधिक कर लगाना नहीं, ये नहीं हम कर सकते। यदि हम निर्यात पर ही कर लगा दें तो फिर आपका बीओपी और नुकसान में चला जाएगा और असंतुलित हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी नहीं होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के लेखक कौन है? संस्थापक कौन है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो ये आपका गोपाल कृष्ण गोखले है। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन है कि हुमायूंनामा की रचना किसने की? ये क्या आपका गुलबदन बेगम ने। इसी के बहन थी कौन? गुलबदन बेगम ने यही इसकी रचना की है, हुमायूंनामा की। नेक्स्ट आपका है याद रखिए अब्बुल फजल की आपका आईने अकबरी का ये आपका क्या किया? ये लिखा है कौन? अब्बुल फजल, यानी अकबरनामा का भी लेखक कौन आपका है? अब्बुल फजल ही है। आईने अकबरी के भी लेखक कौन है? अब्बुल फजल है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 86 है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो ये होता आपका 1664 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ है? तो ये हुआ आपका लुम्बिनी में। कहाँ हुआ आपका? लुम्बिनी में। याद रखिएगा कपिल वस्तु के लुम्बिनी में, जो अभी वर्तमान में नेपाल में अवस्थित है। कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। याद रखिएगा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट आपका याद है नेक्स्ट आपका है कि सारनाथ। देखिए सारनाथ में क्या हुआ था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? आपका सारनाथ में दिया है। जबकि आपका गौतम बुद्ध ने शाब्दिक उपदेश कहाँ दिया है? ये दिया आपका कौशाम्बी में। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे 1930 ईस्वी में। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। इसी में आपका डांडी मार्च निकाला गया था। जो आपको डांडी पहुंचने पर वहां पर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा गया था। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 89।
क्वेश्चन है कि यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये था आपका हेनरी विवियन डेरिजियो। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 90 है कि मार्लो मिंटो रिफॉर्म यानी सुधार को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? ये क्या था आपका 1909 ईस्वी में। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे, मार्लो मिंटो सुधार। जबकि आपका मॉन्टेग्यू चैम्सर सुधार आया था 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ये होता आपका ज्ञात्रिक्य। किसमें? ज्ञात्रिक्य। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। महावीर का जन्म हुआ था आपका, याद रखिएगा, महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। कब हुआ था? 540 बीसी में। 540 बीसी में यानी 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था आपका? कुंडग्राम वैशाली में। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है आपका कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में से कब हटाया गया था? तो ये हटाया था आपका 1978 में। याद रखिएगा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आपको मौलिक अधिकार यानी संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये अभी किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 300 के ए में है। 300 के ए में है। कौन सा? आपका संपत्ति का अधिकार। पहले किस में था? तो याद रखिएगा पहले था आपका 19 के 1 के एफ में। किस में था? 19 के 1 के एफ में था पहले संपत्ति के अधिकार का उल्लेख, जिसे अभी समाप्त करके आपका किसमें शामिल कर दिया है? तो अनुच्छेद 300 के ए में। यानी अब पहले था आपका ये मौलिक अधिकार, अब इसे बना दिया क्या? आपका कानूनी अधिकार बना दिया गया है। पहले आपका 7 मौलिक अधिकार थे, जो अभी वर्तमान में आपका सिर्फ 6 मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये था आपका जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। भीमराव अंबेडकर कौन थे? यह था आपका प्रारूप समिति के अध्यक्ष। कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे कि भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक यानी कितने माह के बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक 6 माह के बाद यानी 6 माह के बाद संसद द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने के बाद इसे फिर से आगे बढ़ा सकते हैं। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, यानी 6 माह के बाद। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 96 है कि देखिए एक सेट सूची 1 दिया है यानी संविधान का अनुच्छेद दिया है, और दूसरे से आपका अनुसूची 2 दिया है यानी संबंधित विषय दिया है। चलिए हम मैच करते हैं। अनुच्छेद आपका 124 है, तो 124 हो जाएगा आपका यानी संघीय न्यायपालिका। आपका ए का 3 हो जाएंगे, ए का 3 हो जाएंगे। आपका है अनुच्छेद 5, ये हो जाएगा आपका नागरिकता यानी बी का 4 हो जाएंगे। अनुच्छेद 352 ये आपका आपातकाल यानी राष्ट्रीय आपातकाल, ऑप्शन ए हो जाएंगे। फिर आपका है अनुच्छेद 245, ये हो जाएगा आपका विधायी शक्तियाँ का वितरण, यानी आपका हो गया ए का 3 देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 3, 4, 1, 2 ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन है कि वह कौन सा स्थान है जिनकी स्थिति 3 समुद्र के मिलन स्थल पर है? ये आपका है कन्याकुमारी, जो आपका दक्षिणी भारत का यानी सबसे लास्ट बिंदु है, यानी भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु है। कौन सा? कन्याकुमारी। सबसे दक्षिणी बिंदु कहा जाए तो ये आपका इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन है कि अजंता और एलोरा का गुफा किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका है महाराष्ट्र राज्य में, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है? यानी वैसे संसाधन जिसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, यानी जो कभी समाप्त नहीं हो सकता, वो क्या आपका नवीकरणीय संसाधन होते हैं। जैसे आपका जल है, वायु है, सौर है, यानी आपका वायु यानी पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा है, ये सब क्या आपका नवीकरणीय संसाधन है।
कोयला आपका अनवीकरणीय संसाधन है, ये आपका नवीकरणीय नहीं है क्योंकि कोयला आपका समाप्त हो जाएंगे। डीजल, पेट्रोल ये सब क्या आपका अनवीकरणीय संसाधन है, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन है कि किसको पार करने पर कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है, ये होगा आपका ऑप्शन डी 180 डिग्री देशांतर पश्चिम से पूरब को ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 101 कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, ये आपका है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को भोर और शाम का तारा भी कहा जाता है, आपका शुक्र ग्रह हो जाएंगे। शुक्र ग्रह आपका पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है। शुक्र ग्रह क्या आपका पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है, कौन सा, शुक्र ग्रह है, याद रखिएगा। और आपका जो बृहस्पति ग्रह है ये आपका सबसे बड़ा ग्रह है, कौन सा, बृहस्पति ग्रह। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 है आपका कि निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहते हैं, ये कहते हैं पश्चिमी घाट को। किसे कहते हैं, पश्चिमी घाट को, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन है कि चारागाह को पंपास कहा जाता है, ये कहते हैं आपका दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ कहते हैं, आपका दक्षिणी अमेरिका में। पंपास आपका दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में क्या कहते हैं, पंपास, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 104 है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब किया गया, ये क्या था 1995 में। इसका मुख्यालय कहाँ आपका है, तो ये इसका मुख्यालय आपका जिनेवा में है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन है कि उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ है, ये हुआ आपका इंग्लैंड से हुआ है, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकार की घोषणा हुई है, सॉरी यही क्वेश्चन आपका आ गया, ये होगा आपका क्वेश्चन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन है कि उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो ये हुआ आपका इंग्लैंड से। नेक्स्ट आपका 106। क्वेश्चन आपका सेम ही लग रहा था हमको। क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकार की घोषणा हुई, उपभोक्ता अधिकार की घोषणा हुई, तो ये हुआ आपका अमेरिका में, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। 106 का आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन है कि एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है प्राकृतिक संसाधनों से, बिल्कुल सही है। भौतिक संसाधनों से, ये भी सही है। मानवीय संसाधन से, ये भी सही है, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है, ये आपका है ऑप्शन बी हो जाएंगे वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, जब कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यानी आपका हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, कि कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या, यानी राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या को हम क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार है, तो ये आपका 3 प्रकार है। 3 प्रकार आपका है समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और आपका अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, कौन कौन, एक होता है आपका प्राथमिक क्षेत्र जिसे हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, दूसरा होता है आपका द्वितीयक क्षेत्र जिसे हम औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, तीसरा होता है आपका तृतीयक क्षेत्र जिसे हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन है कि अब्रक किस राज्य में बहुयात में पाया जाता है, अब्रक आपका हो जाएगा झारखंड में, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 111 कि उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है, यानी अलग करती है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन से पर्वत श्रृंखला अलग करती है, ये कहती है आपका विंध्य की पहाड़ी, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 112 कि सर्वोच्च संप्रभुता किसका अनिवार्य लक्षण है, ये आपका है राज्य का, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 113। देखिए क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी नहीं रहती है यदि संसद यानी कितने अवधि के भीतर उसे अनुमोदन प्रदान न कर दे, ये आपका 1 माह के अंदर, क्या आपका
कि राष्ट्रीय आपात की स्थिति घोषणा जारी नहीं रहती है यदि संसद उसे 1 माह के भीतर उसे अनुमोदन प्रदान न कर दे। तो 1 महीना के भीतर आपको अनुमोदन प्राप्त करना होगा किससे? संसद से। ये आपका है राष्ट्रीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 352। एक आपका होता है राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और आपका होता है वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। आपका राष्ट्रपति शासन लगने से भी आप 2 महीने के भीतर यानी संसद को अनुमोदन करना अनिवार्य है और आपका वित्तीय आपात में भी आपका 2 महीने के अंदर संसद को आप इस पर अनुमति देना यानी अनुमोदन करना अनिवार्य है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन है कि मई 2023 में चीन ने किस देश को हराकर प्रतिष्ठित टूर्नामेंट सुदीर्घमन कप 2022 का खिताब जीता? यानी चीन ने किसे हराकर यह कप जीता है? तो याद रखिएगा ये हराया आपका दक्षिण कोरिया को। किसे हराया? दक्षिण कोरिया को। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है कि 16वां IPL यानी 16वां IPL संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? यानी टाटा IPL 2023। टाटा IPL 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता आपका चेन्नई सुपर किंग यानी CSK। चेन्नई सुपर किंग ने जीता है जिसका कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। ये आपका 5वीं बार ट्रॉफी जीता है। क्या जीता? आपका 5वीं बार ट्रॉफी जीता है। जो इससे पहले आपका मुंबई पर आपका 5वीं बार ट्रॉफी जीत चुका है। इसके बाद आपका चेन्नई यानी 5वीं बार ये ट्रॉफी जीता है। याद रखिएगा किसको हराया था? तो आपका गुजरात टाइटंस को हराया था। याद रखिएगा गुजरात टाइटंस को हराया था। 5वीं बार यह कप जीता है। एक ही और याद रखिएगा कि IPL आपका 2008 से प्रारंभ हुआ है जिसका प्रथम खिताब आपका राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 है कि मई 2023 में किसने 27वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह किया? 27वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह किया। ये किया आपका पासांग दावा शेरपा। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन है कि मई 2023 में त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने आपका सौरभ गांगुली। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन है कि रिफ्लेक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका लेखक आपका याद रखिएगा 118 को जगह का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे नारायण वाधूल। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन है कि कौन फिल्म फेस्टिवल 2023 में पाल्म डी और अवार्ड विजेता फिल्म एंटानोमी ऑफ अ फॉल के निर्देशक कौन है? ये आपका है ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे जस्टिन ट्राइट। नेक्स्ट आपका और लास्ट क्वेश्चन आपका है GS का ये लास्ट क्वेश्चन आपका है 120 नंबर कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया आपका 31 मई को। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे 31 मई को। ये था आपका यानी 120 प्रश्न में आपका जो 80 प्रश्न होंगे GS से। ये था आपका 80 प्रश्न GS का। तो चलिए हम आप मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सोल्व करते हैं। आपका मैथ और रीजनिंग का प्रश्न जो रह गया इससे चलिए हम अब सोल्व करते हैं। आपका यहाँ से आपका मैथ का प्रश्न स्टार्ट है। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर देखिए ये दिया गया 2/7 का पावर -3 और गुने 2/7 का पावर -5। इससे दिया आपका बराबर 2/7 का पावर -3m+1। अब देखिए ये सिंपल प्रश्न आपका है। ये क्वेश्चन आपका क्लास हमको लग रहा है 5 या 4th का क्वेश्चन होगा। देखिए इससे क्या आपका देखिए गुना में है यानी बेस आपका क्या है सेम है। तो आपको पता होगा कि गुना में आपका बेस यदि सेम हो तो पावर क्या होता है 8 होता है। तो आपको क्या करना है जोड़ देना है। देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका 2/7 के पावर क्या आपका यहाँ पर -3 है यहाँ -5 है। ऐड करेंगे तो क्या आएगा -8 आएगा। बराबर इधर क्या आपका 2/7 का पावर क्या आपका -3m+1 है। एक चीज़ और जानते होंगे कि यदि बराबर में यदि दोनों साइड क्या हो आपका बेस सेम हो, ध्यान दीजिएगा बेस सेम हो तब पावर भी आपका सेम होता है। यदि बेस सेम हो तो बराबर हो तो पावर भी आपका सेम होता है। तो क्या हो जाएगा आपका यानी -8 किसके बराबर हो जाएंगे -3m+1 के बराबर हो जाएंगे। अब देखिए क्या करेंगे हम -3m+1
प्लस 1 बराबर कर देंगे हम कितना 5 3 8 यानी -8 कर देंगे। यहाँ से -3m बराबर हो जाएगा आपका -8 तो है ही है, एक को इधर ले जाएगा -1 हो जाएंगे, यानी आपका -3m बराबर हो जाएगा आपका -9 माइनस आपका कर जाएंगे 3 से आपका 9 कर देंगे, 3 क्या 9। यहाँ से आपका m का वैल्यू आ जाएगा कितना 3 आ जाएंगे, कितना आ गया आपका m का वैल्यू आपका 3 आ जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन पढ़िए कितना अच्छा क्वेश्चन है आपका है कि 5 से, ध्यान दीजिए, 5 से विभाज्य 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, देखिए 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा आपका 9 से 99 होगा, ठीक है। आगे पढ़िए, और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के बीच कितनी संख्या है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा 999, ठीक है। यानी कह रहा है इस दोनों संख्या के बीच में ऐसे कितनी संख्या है जो आपका 5 से विभाज्य है, यानी 999 से लेकर 9999 के बीच में ऐसे कितनी संख्या है जो आपके 5 से विभाज्य है। देखिए इसका सोल्व करने का आसान तरीका बताते हैं आपको। क्या कीजिए, इसमें से इसको माइनस कीजिए, यानी 9999 में 9999 से 999 क्या करेंगे हम माइनस करेंगे। माइनस कीजिए आप 999 माइनस 999 माइनस कीजिए और बटा आप 5 कर दीजिए, आपका आ जाएगा कितना, देखिए आप माइनस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 9 पर 3 गो 0 बट्टे आप 5 कीजिए 18 पंचे 90, यानी 18 पर 2 गो 0 आ जाएगा, ऑप्शन आपका डी आ जाएंगे, कितना 1800 आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 1200 सेब लड़कों के एक समूह के बीच वितरित किए गए, यानी बांटा गया। कह रहा प्रत्येक लड़के के समूह में मौजूद लड़के की संख्या के 3 गुने के बराबर सेब मिले, यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि जितने स्टूडेंट थे इसके 3 गुने सेब मिले हैं प्रत्येक स्टूडेंट को, यानी आपका मान लीजिए एक स्टूडेंट को कितना मिला 3 सेब मिला है। क्वेश्चन यही कर रहा है आपका कि जितने स्टूडेंट हैं इसके 3 गुने क्या मिले हैं सेब मिले, यानी प्रत्येक को कितना मिला है 3 मिला होगा। तो देखिए मान लेते हैं हम क्या कि x क्या है आपका, x आपका लड़का है यानी स्टूडेंट है, ठीक है, x लड़का है, का 3 गुना इसका क्या मिला आपका सेब मिला है, यानी 3x क्या मिला होगा सेब मिला हुआ प्रत्येक को। यानी अब देखना है हमको कि कितना सेब मिला है। देखिए ये आपका लड़का है, ये आपका सेब की संख्या है, इस दोनों को गुना करेंगे तो आपको टोटल सेब की संख्या निकल जाएंगे, क्योंकि इतना मिलता है आपको एक स्टूडेंट को, टोटल स्टूडेंट आपका x है तो उसको गुना करेंगे तो क्या आएगा 3x²। ये किसके बराबर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपका 1200 के बराबर। क्यों होगा, क्योंकि यही आपका क्या है सेब की संख्या है, तो हो जाएगा आपका 3x² बराबर 1200। यहाँ से आपका आ जाएगा x² बराबर 3 से काट दीजिए, 3 चौक 12 यानी 400 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका 400, तो यहाँ आ गया आपका x² बराबर 400, एक सेकेंड, x² बराबर आपका आ गया 400। तो आप क्या कीजिए, यहाँ से आपका x बराबर क्या आएगा √400 आएगा, यानी 20 आ जाएंगे, क्योंकि 400 का वर्गमूल क्या होता है आपका 20 होता है। तो x का मान आ गया आपका 20, यानी कुल विद्यार्थी यानी कुल लड़का कितना है तो आपका 20 है, कितना आपका 20 है, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आपका आसान क्वेश्चन है, इसे आपको बनाना है। क्वेश्चन है कि 61 से लेकर आपका 69 तक संख्या को गुना कर दिया है, करा गुणनखंड के इकाई स्थान पर क्या होगा, यानी लास्ट की संख्या क्या आएगा। अब देखिए इसमें कितना स्टूडेंट होगा क्या करेगा, तो 61 से 69 तक को लिखेंगे और उसको गुना करने लगेंगे। जब गुना करते रहिएगा तो आपको समय इसी में बीत जाएंगे, क्योंकि ये छोटा गुना नहीं है, ऐसे हमें नहीं करना है, गुना हम करते रह जाएंगे तो बहुत समय लग जाएंगे। देखिए ऐसा क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं, जब भी आपको कहा जाए किसी भी संख्या का कि इकाई अंक क्या होगा, इसमें सिंपल आपका है कि सभी इकाई अंकों को क्या करना है गुना करना है, क्योंकि हमको इकाई अंक से ही मतलब है, तो आपको इकाई अंक को ही मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपका 61 है, 62 है, 63 है, ठीक है। 61 में से लास्ट वाला लीजिए कितना आएगा 1, इसके लीजिए कितना आएगा 2 लीजिए, फिर आपका कितना है 3 है, 3 लेंगे, आगे आएगा आपका 64, इसका 4 ले लेंगे, इसका आगे आएगा आपका 65, इसका 5 लेंगे, फिर आप 6 लीजिए, 7 लीजिए, 8 लीजिए, 9 लीजिए, इतना लेने की जरूरत नहीं है। देखिए अब देखिए इसको हम क्या करना है, हमको सभी को गुना करना 9 तक, ये भी हम नहीं करेंगे,
ये भी हम टोटल 9 तक गुना नहीं करेंगे, फिर भी क्वेश्चन को हम सोल्व कर देंगे। कैसे? तो देखिए, एक दिमाग लगाना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर आपका क्या है 2 है, यहाँ पर आपका क्या है 5 है। इस 2 और 5 मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? तब 5 दूनी 10 आएगा, 5 दूनी 10 आएगा। अब किसी संख्या में आप 10 से गुना कीजिए, लास्ट में 10 जीरो ही आएगा। किसी संख्या में आप 10 से गुना कीजिए, लास्ट में क्या आएगा आपका 0 ही आएगा। इसीलिए हम पूरा को गुना नहीं करेंगे, हम सिर्फ 2 संख्या को गुना कर देंगे, 5 और 2 को। 5 दूनी 10 आ गया, यानी लास्ट में क्या आएगा आपका 0 ही आएगा। लास्ट में क्या आएगा आपका 0 ही आएगा। ये आपका ट्रिक है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आपका ऐसे में सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। क्वेश्चन है कि दिया गया कि भाज आपका 2200 है और आपका शेषफल 13 है। ठीक है, 2 चीज़ दिया है। करा भाजक जो है भागफल के 1/3 के बराबर है। यानी कहने का अर्थ ये है कि भाजक जो है आपका भागफल का 1/3 है। हम मान लेते हैं कि आपका भागफल कितना होगा x होगा। भागफल मान लेते हैं x है, तो आपका भाजक कितना हो जाएगा x/3 हो जाएंगे, क्योंकि इसका 1/3 के बराबर है। ठीक है, ये होगा आपका भागफल, ये होगा आपका भाजक। अब हम जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है आपका, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, इसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। तो भाज्य कितना है भाई साहब, भाज्य हमको 2200 दिया है। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक, भाजक कितना आया था अभी x/3 आया था, और भागफल कितना है हम x माने थे, प्लस शेषफल आपका कितना है 13 है। यहाँ से आप क्या कीजिएगा, इस 13 को इधर ले जाइएगा, तो क्या आएगा आपका, यह आ जाएगा 2187 आ जाएंगे, बराबर इधर गुना कीजिएगा तो क्या आएगा x²/3 आ जाएंगे। और फिर इस 3 को इधर ले जाइए, यहाँ से आपका x का वैल्यू आ जाएंगे। इतना तो आप करना आता होगा, इतना तो आप कर सकते हैं। आप निकालिएगा तो आपका x का वैल्यू आ जाएंगे 81। कितना आ जाएंगे 81। अब हमको क्या कर रहा है, x किसको माने थे हम माने थे भागफल को, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है भाजक। तो हम जब भाजक कितना है, तो भागफल का 1/3 है, तो 3 से भाग दीजिए 81 में, तो आपका आ जाएगा 27×81 यानी 27 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका है 6। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसमें भी आपका क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन है बहुत अच्छे प्रश्न। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि मोहन एक दिन 60 रुपया कमाता है और दूसरे दिन आप 50 रुपया खर्च कर देता है। देखिए कैसा नालायक है, एक दिन आप 60 रुपया कमाता है, दूसरे दिन आपको 50 रुपया खर्च ही कर देता है। यानी 2 दिन में इसका बचत कितना हुआ, 10 रुपया का बचत हुआ। इसी तरह से आप तीसरा दिन क्या करता है, 60 रुपया कमाता है और चौथा दिन 50 रुपया उड़ा दिया, सिगरेट पीने में, गांजा भांग पीने में उड़ा दिया। यानी 60 रुपया कमाया, 50 रुपया उड़ा दिया। करा बाकी दिन भी यही क्रम चलता रहा, यानी ऐसा ही इसका चलता रहता है। यानी पहला दिन 60 रुपया कमाता है, दूसरा दिन 60 रुपया वो खर्च कर देता है, 50 रुपया खर्च कर देता है। इसी तरह से इसका दिन चलता रहा और बाकी दिन यही क्रम चलता रहा। तो किस दिन खर्च करने से पहले उसके पास 200 रुपया होंगे। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है कि पहला दिन भाई साहब 60 रुपया कमाया, दूसरा दिन 50 रुपया खर्च कर दिया, फिर 60 रुपया कमाया, फिर अगले दिन 50 रुपया खर्च कर दिया। ऐसे करते करते कौन सा ऐसा दिन आएगा जिससे उसके पास 200 रुपया बचत होंगे। लेकिन एक चीज़ और कह रहा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान देने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है कि किस दिन खर्च करने से पहले, क्या कर रहा है, खर्च करने से पहले उसके पास 200 रुपया होंगे। यानी देखिए खर्च यानी बचत कितना कमाता है आपका, 60 रुपया कमाता है। तो क्या करेंगे, जो लास्ट में खर्च करेगा ना वो कमा लिया होगा 60 रुपया, इसके बाद वो खर्च नहीं करेगा। क्योंकि देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस दिन खर्च करने से पहले, यानी खर्च उस दिन वो नहीं करेगा, खर्च करने से पहले उसके पास 200 रुपया होना चाहिए। तो देखिए करेंगे हम क्या, इस 200 में से आप क्या कीजिए, पहले 60 को माइनस कीजिए। क्यों करते हैं माइनस, क्योंकि उसके बाद वो खर्च नहीं करता है। अब ये आएगा 4 यानी 140 आया। अब माइनस कीजिए, कितना आएगा आपका 140 आया। ठीक है, अब देखिए पहला दिन 60 रुपया खर्च किया, कमाया, दूसरा दिन 50 रुपया खर्च किया। यानी इसको देखिए तो 2 दिन में कितना बचत है, 10 रुपया का बचत है। 2 दिन में जिसको 10 रुपया का बचत है, तो वो 140 रुपया उसको बचत करने में कितना दिन लगेगा, तो 14 आप भाग दी इसमें 10 से आएगा आपका 14।
तो 14 आएगा, लेकिन 2 दिन में है ना 10 रुपये बचत, 2 दिन मिला कर ना आपका 10 रुपये बचत, तो 140 हो गया 14, इसको 2 से आपको गुना करना पड़ेगा, यानी 28 दिन। ध्यान दीजिए, आप 28 दिन में वो 140 रुपया क्या क्या होगा, वो आपका उसको बचत हुआ होगा, 140 रुपया बचत हुआ होगा कितना में, 28 दिन में। लेकिन ये जो हम 60 माइनस किए थे वो तो अभी आप दिन जोड़िएगा ना, तो आपका 28 एक 29 दिन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आपका, 28 एक 29 दिन हो जाएंगे। चलिए आपको एक बार फिर समझाते हैं। देखिए, पहला दिन क्या किया, 50 रुपया 60 रुपया कमाया, दूसरा दिन 50 रुपया खर्च कर दिया, ठीक है। इसी तरह से आगे करेगा। अब देखिए 2 दिन में मिलाकर आपका पहला दिन और दूसरा दिन मिलाकर इसके पास कितना बचत हो रहा है, 10 रुपये बचत हो रहा है। इसी तरह से आगे भी 2 दिन बचाकर उसका 10 रुपया बचत होगा, ठीक है। यानी 2 दिन में उसको बचत है 10 रुपया, ठीक। हम करेंगे 200 में से 60 को माइनस कीजिए आप, 140, ठीक है। यानी आपका 140 जो रुपया बचत होगा ये कितने दिन में होगा, 10 से डिवाइड कीजिएगा तो आएगा आपका 14, यानी 2 दिन करके कितना जोड़ा आएगा, 14 आएगा। यानी कहा जाए तो 14 दूनी 28 दिन आपका लग जाएंगे उसको कितना बचत करने में, 140 रुपया बचत करने में कितना दिन लग जाएगा आपको, उसको 28 दिन। लेकिन वो कमाया कितना, 200, यानी अगले दिन फिर कमाया होगा कितना, 60, लेकिन खर्च नहीं किया होगा, तब तो उसको 200 रुपया पूरेगा। यानी 28 दिन तो पहले था, एक दिन बाद में होगा, यानी 29 दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जुड़वा अभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है, ठीक है। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। इसका देखिए, ये भी आपका अभाज्य संख्या 71 और 73 भी आपका अभाज्य संख्या है, और दोनों का डिफरेंस कितना आपका 2 है। तो लगातार 2 अभाज्य संख्या जिसका डिफरेंस 2 हो उसे हम कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन देखिए, ये भी शानदार क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु की विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित किया, ठीक है। अब देखिए कह रहा है क्या कि मान लीजिए किसी वस्तु का कुछ दाम होगा, उस पर वो क्या किया, 20 रुपया ऐड कर 20% 20% क्या किया, उसको अधिक अंकित कर दिया, ठीक है। और कह रहा है यदि X% छूट देने के बाद भी दुकानदार को 8% का लाभ अर्जित करता है तो X का मान क्या होगा, ऐसे समझिए, ठीक। देखिए, हम मान लेते हैं कि किसी वस्तु का जो होगा वो 100 रुपया इसका क्या होगा, मूल्य होगा, ठीक है। उस पर क्या किया, उसको 20% चढ़ा कर लिख दिया, यानी 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा, तो 120 यानी कर दिया। 100 का सामान था, उस पर लिख दिया कितना, 120 लिख दिया, ठीक है। और उसे क्या किया भाई साहब, X% डिस्काउंट देकर क्या किया, उसे बेच दिया, ठीक है। मान लीजिए कुछ परसेंट इसको डिस्काउंट दिया और उसे बेच दिया, तो उसे बेचने पर 8% का क्या होता है, लाभ होता है। यानी हम क्या था पहले दाम इसका 100 रुपया ही तो दाम था, यानी 8% उसको लाभ हो रहा है, यानी दाम कितना होगा इसका लास्ट में, 108 रुपया होगा। ये आपको सोचना पड़ेगा। देखिए कैसे, 100 रुपया हम मान लिए इसका दाम होगा, ठीक है, किसी वस्तु का, ठीक। 20% बढ़ा कर उसको बेच रहा है, तो 20% बढ़ा दिए, 120% करा, उसमें से हम कुछ परसेंट डिस्काउंट देकर बेचते हैं, तब लाभ होता है हमको 8%। यानी भाई साहब पहले क्रय मूल्य था 100 रुपया था ना, 8% लाभ होता है, 100 का 8% कितना होगा, 8 हो जाएगा, यानी 108 रुपया में ये बेचा होगा इस वस्तु को। तो अब देखिए, ये होगा आपका अंकित मूल्य, ये होगा आपका क्या, विक्रय मूल्य, ये अंकित मूल्य है। तो अब देखिए कह रहा था क्या, क्वेश्चन कर रहा है तो कितना परसेंट ये डिस्काउंट दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपका 120 से कितना हुआ है, 108 हुआ है, तो कितना डिस्काउंट दिया है, यानी 12 रुपया डिस्काउंट दिया है। कितना में दिया है भाई साहब, तो भाई साहब 12 रुपया दिया है, 120 रुपया में डिस्काउंट दिया है, तो आपका गुने 100 कर दीजिए, 12 दैन 120 दैन 100, यानी 10% डिस्काउंट दिया होगा। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कर रहा है कि कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने पर चक्रवृद्धि ब्याज 5 वर्षों में स्वयं की दुगुनी हो जाती है, ठीक है। 5 वर्षों में स्वयं की दुगुनी हो जाती है, यानी 1 + r/, इसको एक ही लीजिए, ठीक, के पास दोगुनी हो जाती है ना, ठीक है। सॉरी, कितना वर्ष में, 4 वर्ष में, यहाँ 4 यहाँ टाइम देते हैं, ठीक है। दोगुनी हो जाती है, तो कह रहा है कितने वर्षों में वो 4 गुनी हो जाएगी। देखिए 4 गुनी होने के लिए यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, तब तो ये 4 गुनी होगी, ठीक है। तो इधर भी आप स्क्वायर किए, तो इधर भी आप भाई साहब स्क्वायर कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 1 + r/,
100 का पावर 4 दूनी 8, ये क्या होता है आपका समय होता है, यानी 8 वर्षों में आपका ये हो जाएगा 4 गुनी, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन क्या है कि करा एक कार्यशाला में इन सभी कर्मचारी का औसत वेतन कितना आपका 18,000 है, ठीक है, तो 18,000 है। करा 7 का औसत कितना है 24,000 है, और करा शेष का औसत आपका 12,000 है। देखिए कैसे बनाएंगे, मान लेंगे हम टोटल कर्मचारी इसका कितना है x है, तो आप कीजिए क्या x गुने कितना करेंगे हम 18,000 करेंगे, तब तो टोटल आएगा आपका, ठीक है, 18,000 बराबर कर देंगे। कर 7 का कितना है, तो 7 गुने कीजिए आप कितना 24,000, ठीक है, 7 गुने 24,000 प्लस कर शेष, तो शेष कितना होगा, तो x माइनस 7 शेष बच गया, इसका कितना आपका है, तो ये आपका 12,000 गुने 12,000 करेंगे। अब क्या कीजिए, देखिए 3 को जोड़ यहाँ से कटेगा आपका, 3 को जोड़ यहाँ से कटेगा, 3 जीरो आपका यहाँ से कटेंगे। यहाँ से आप x का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। क्या आएगा आपका x वैल्यू, आप देखिए यहाँ पर क्या था आपका बच गया 18 इंटू एक्स बच गया होगा, यहाँ पर आपका बच गया होगा कितना 7 गुने आपका 24 बच गया होगा, और यहाँ पर क्या बच गया होगा आपका, यहाँ बचा होगा x माइनस 7 गुने आपका बच गया होगा 12 बच गया होगा। तो उसको आप सोल्व कीजिए, आपका यहाँ से x के मान आ जाएंगे, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो आपका 14 आएगा, उसको करके देखिएगा, आपका ऑप्शन ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है x और y एक साथ मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। देखिए इसका 2 तरीका से बनाते हैं, आपको जो आसान लगे वो बनाइएगा। देखिए एक सिंपल तरीका आपका है क्या है कि 1/x कर दीजिएगा प्लस 1/y कर दीजिएगा बराबर 1/8 लिख देंगे, ठीक है। कह रहा x उस काम को कितना दिन करता है 40 दिन करता है, तो x की जगह क्या रख दिए 40 रख दिए, तो 1/40 प्लस 1/y बराबर 1/8 हो गया। यहाँ से आप y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे हम, तो यहाँ से करेंगे क्या 1/y बराबर हो जाएगा, इस 40 को इधर लीजिए 1/8 माइनस 1/40 हो जाएंगे, ठीक है। आपका एलसीएम की जगह तो आएगा आपका 40, 8 पंचे 40, 40 का 40, आपका आएगा 4/40 यानी 4 धन का 40। आपका आ जाएगा 1/y बराबर 1/10। आप कोना कोना गुना कीजिए तो y बराबर कितना आएगा 10, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए दूसरा तरीका बनाते हैं। देखिए x और y मिलकर कितना दिन करता है आपका, ये करता है आपका 8 दिन में, जबकि आपका x करता है कितना दिन में आपका 40 दिन में। दोनों का एलसीएम लीजिए कितना आएगा 40 आएगा, 8 पंचे 40, 40 का 40। देखिए x और y मिलाकर कितना आएगा, इसका इफिशिएंसी है 5 है, जबकि x अकेले कितना है आपका 1 है। तो आपका y के कितना हो जाएगा, तो 5 में से हम 1 घटा देंगे आपका 4 आएगा, यानी y का इफिशिएंसी 4 आ गया। तो आप क्या कीजिए 40 में 4 से भाग दीजिए, आपका आ जाएगा 10। तो ये आपका दूसरा तरीका है, आपको जो अच्छा लगे उससे आप बनाइए। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। क्वेश्चन देखिए क्या आपका क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय करते हैं, ठीक है। आपका 1:2:3 में क्या करते हैं दूरी तय करते हैं। यदि यात्रा के डिस्टेंस है, ठीक है, यात्रा के टाइम का अनुपात क्या है 3:2:1 है, तो उसके चाल का अनुपात क्या होगा। आप लोग जानते होंगे कि दूरी बट्टे समय क्या होता है आपका चाल होता है, दूरी बट्टे समय क्या होता है आपका चाल होता है। तो ये सभी को आप क्या कीजिए डिवाइड कर दीजिए, सभी को आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आ जाएंगे क्या चाल का आपका अनुपात आ जाएगा 1/3 अनुपात 2/2 अनुपात 3/1। 2 का आपका कट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा आपका 1/3 अनुपात 1 अनुपात आपका 3 आ जाएंगे। आप क्या कीजिए इसमें उसको बैलेंस करने के लिए आप क्या कीजिए 3 से सभी में आप मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से सभी को आप मल्टीप्लाई कीजिए, 3 आपका कट जाएंगे, आ जाएगा आपका 1:3:9, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन है कि एक समान वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई निश्चित राशि 3 वर्षों में बढ़कर यानी इतना हो जाते हैं और 8 वर्षों में बढ़कर इतना हो जाते हैं, तो वही धनराशि उसी साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों बाद बढ़कर कितनी हो जाएगी। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आपका है, इसको आप बनाइएगा तो ऐसे बहुत आपको समय लग जाएंगे, जो आपका लॉन्ग प्रोसेस बनाएगा उसको समय लग जाएंगे। देखिए हम इसे कैसे बनाते हैं, देखिए 3 वर्षों में कितना हो जाता है बढ़कर आपका, ये हो जाएगा आपका 6425, ठीक है आपका, और आपका 8 वर्षों में बढ़कर कितना हो जाता है आपका 8800
हो जाते हैं। अब ध्यान से सोचिए, आपका 3 वर्ष में इतना है, 8 वर्ष में इतना है, इस दोनों का माइनस कर दे, इसमें से हम माइनस कर दे तो क्या निकलेगा आपका, ये निकल जाएगा आपका 5 साल का ब्याज निकलेगा। क्या निकलेगा, 5 साल का ब्याज। 8 साल ये 3 साल, ये दोनों में से माइनस करेंगे तो आपको 5 साल का क्या निकलेगा, ब्याज निकल जाएंगे। आप माइनस कीजिएगा तो आपको आ जाएगा, माइनस कर लीजिएगा आप, ये आ जाएगा आपको माइनस करके 2375। कितना आ जाएगा, 2375। ये आपका है 5 वर्षों का क्या है, ब्याज है। हम 1 वर्ष के निकालेंगे तो क्या करेंगे, 5 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 475। 475 आया आपका कितना, 1 वर्षों का ब्याज। कितना, 1 वर्ष का ब्याज। हमें चाहिए 2 वर्ष का ब्याज। कितना चाहिए, 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। क्या करेंगे हम, तो 475 में हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। गुना करने पर आएगा आपका 950। अब सोचिए कि हम 2 वर्षों का ब्याज क्यों निकालें, 2 वर्ष का ब्याज हम क्यों निकालें, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका दिया है कि कोई धनराशि 3 वर्षों में बढ़कर कितना हो गया है, तो 3 वर्षों में हमको मिश्रधन पता है कितना है, 6425 है। अब यदि हम इसमें 2 वर्ष का और ब्याज निकाल कर क्या कर दे, ऐड कर दे, तो हमको 5 वर्ष का मिश्रधन पता चल जाएगा। तो करेंगे क्या, अब करेंगे 6425 में हम जोड़ देंगे किसको, 950 को। 6425 में जोड़ देंगे किसको, 950 को। आपका आ जाएगा 5 5 2 7 9 4 13, यानी 7375 आ जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ए और बी का अनुपात दिया है 2:3, बी और सी का दिया है 2:4, सी और डी का दिया है 2:5। तो कह रहा ए और डी का अनुपात क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे बनाइएगा, अब सोचिए कि इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे बनाइएगा। एक तरीका आप लोग को पढ़ाए होंगे कि ए अनुपात बी है, इसको यहाँ लिखो, बी अनुपात सी है, उसको यहाँ लिखो, फिर आपका सी अनुपात यहाँ, इसको यहाँ लिखो। क्या क्या करते हैं, इसको इसमें गुना, इसको इसमें, ये पता नहीं चलेगा आपको, नहीं आपको याद रहेगा कि किसको किससे गुना करना है, आप भूल जाइएगा। तो ये तरीका आप भूल जाओ। ये जो तरीका करते हैं आप लोग कि सबको लिखते हैं और कैसे कैसे गुना करते रहते हैं, तो ये आपको भूल जाएंगे आप कि किसको हम किससे गुना करना है। चलिए हम आपको आसान तरीका बताते हैं। देखिए क्या करना है, हमको ए और डी का अनुपात निकालना है। तो अनुपात होता क्या है, बट्टा होता है भाई, ए बाय डी। ए बाय डी का जो माना गया वही इसका अनुपात होगा। तो ए बाय डी हम निकाल ले पहले। तो ए बाय डी को हम ऐसे लिख सकते, देखो तो ए बाय बी गुण्य बी बटे सी गुण्य सी बाय डी, ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो ना, यहाँ बी से बी आपका कट जाएगा, सी से सी आपका कट जाएगा, फाइनली क्या आ जाएगा आपका ए बटे डी ही आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक लिख सकते हैं। अब देखिए आपका ए बाय बी का वैल्यू दिया है, अरे रेशियो मतलब क्या, बट्टे होता है। तो रेशियो दिया ए अनुपात बी 2:3, तीन से मतलब क्या 2/3 होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए बाय बी की जगह 2/3 लिख देंगे, ठीक है। गुण्य बी और सी का अनुपात कितना है 2:4, इसका बट्टा में क्या हो जाएगा 2/4 होगा। सी अनुपात डी कितना है 2:5, तो हो जाएगा आपका 2/5 हो जाएगा। इतना क्या सोचना है। अब देखिए काटिए उसको, ये 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 कर जाएगा आपका। तो आपका ऊपर में बचेंगे 2, नीचे में बचेगा 5 या 15। ऊपर में 2, नीचे में 5 या 15। तो ए बटे डी हो गया आपका 2/15। इसको अनुपात में कैसे लिखेंगे, तो 2:15 लिखेंगे, 2:15 लिखेंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए ये भी मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका एक मूल्य कितना है 5√3 है। अब सोचिए, हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का 2 रूट रहता है, इसका समीकरण हम लिख सकते हैं कैसे। तो एक फॉर्मूला होता है आपका x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। आप लोग पढ़ेंगे, एक तो क्लास 10th का ही है, 9th का ही है एक तरह से। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो ये हम तब बना सकते हैं जब हमको दोनों रूट पता हो। यहाँ पर आपका केवल एक रूट पता है, यानी एक मूल्य पता है। तो कैसे बनाएंगे, अब देखिए एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। जब भी कोई भी द्विघात समीकरण का एक रूट आपका क्या हो, अपरिमेय संख्या हो, यानी रूट में दिया हो, अपरिमेय संख्या हो, तो दूसरा रूट इसका निकालना आसान हो जाते हैं। देखिए इसको मान लेते हैं हम अल्फ़ा, तो ये होगा आपका 5√3।
3 हो गया। एक होगा आपका बीटा रूट, बीटा जो होगा देखिए यहाँ प्लस है ना, वो आपका माइनस वाला होगा। क्या होगा आपका? माइनस वाला होगा। तो ये आपका सोचना पड़ेगा। ये आपका जो अपर में संख्या है, ये आपका अपर में संख्या है, तो आपका दूसरा रूट निकालना आसान हो जाते हैं। ये प्लस है तो माइनस में होगा। अब देखिए हमको अल्फ़ा और बीटा दोनों का मान पता चल गया, तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या होगा आपका? एक्स स्क्वायर माइनस, याद रखिए इसको, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक, आप क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा को आप ऐड कीजिए। आप ऐसे ही ऐड कर लीजिए। देखिए क्या आपका है, एक आपका 5√3 है, दूसरा होगा 5 माइनस √3। इसको ऐड करेंगे तो प्लस माइनस √3 आपको कट जाएगा, बचेगा क्या आपका? तो 5 दूनी 10 बचेगा। इतना आपको सोचना पड़ेगा। तो क्या आएगा आपका? 10x आ गया आपका। अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा होगा, तो आप सोचिए कि 5√3 है इंटू हम करेंगे 5 माइनस √3, तब कैसे आएगा? तो देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तब 5 का स्क्वायर 25 कीजिए, √3 का स्क्वायर 3 होता है, माइनस कीजिए तो आपका कितना आएगा? ये आपका आएगा 22। क्या आएगा आपका? 22। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22 बराबर 0। ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए आ गया। ऑप्शन नंबर आपका ए आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन देखिए 16 में क्या है कि आपका कोड दिया हुआ है। आपका क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया? आपका कोड दिया है। देखिए आपका बी का कोड ये हो गया, ओ का कोड ये हो गया। ये आसान होता है आपका क्वेश्चन। चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं। एम आपका, तो एम का कोड आप देख लीजिए क्या आपका? एम कहाँ है आपका? एम यहाँ का सेकेंड है, सेकेंड आपका हच है, क्या होगा आपका? हच हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपका ओ है, तो ओ आपका सेकेंड में, तो यहाँ भी सेकेंड देखिए 8 है, यानी हच के बाद आपका 8 हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपका बी है, तो बी का कोड फर्स्ट में है, तो फर्स्ट में होगा यानी @ होगा। क्या होगा आपका? बी का कोड फर्स्ट में है, तो बी का कोड हो जाएगा आपका @ यानी आपका ये होगा चाहे ये होगा। ठीक है, इसके आगे आपका क्या है? आई है। आई का कोड देखिए, आई का कोड आपका सेकेंड यानी 6 है, तो आपका @ के बाद 6 होगा, यानी यहाँ से आपका आ गया ऑप्शन सी आ गया। क्या आएगा आपका? ऑप्शन सी आ गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17। इसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखते क्या है। तो कह रहा बताइए पक्षी कहाँ उड़ेंगे। तो वो क्या कहा है? बादल को आग कहा जाए, बादल को आग कहा जाए, आग को हवा कहा जाए, हवा को पानी कहा जाए, और पानी को क्या कहा जाए? आकाश कहा जाए। तो बताइए पक्षी कहाँ उड़ेंगे। हमको पता है पक्षी कहाँ उड़ते हैं? आकाश में उड़ते हैं। तो आकाश को क्या कहा गया? यहाँ पर पानी कहा गया। तो कहाँ पर उड़ेंगे? पानी में उड़ेंगे। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं होता रीजनिंग का। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 18। ये भी आपका आसानी है। वो सब चुनिए जो इतना से अक्षरों से बना सके। और देख लीजिए कौन सा अक्षर बन रहा है। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। देख लीजिए जी है, इसमें जी है, जी आपका है। ठीक है, ए है आपका, ए भी है, आर है, आर भी है आपका, डी है, इसमें डी भी है, ई है, ई भी आपका है, एन है भाई साहब, एन भी है, एस है तो एस भी है। यानी ऑप्शन डी हम इसे बना सकते हैं, और हम ऑप्शन डी बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इस प्रश्न का आपका सोल्यूशन देख लीजिएगा पीडीएफ में। ये थोड़ा लेंदी है, यहाँ बनाना संभव नहीं है, इसलिए आपका पीडीएफ में इसका सोल्यूशन देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आपका आसानी है। यहाँ पर क्या कहा गया? ए को क्या कहा गया? आपका प्लस। क्या कीजिए? ए की जगह प्लस दीजिए, तो 4 प्लस आपका 6 हो जाएंगे। बी की जगह आप क्या है? माइनस है, सॉरी माइनस में गुना है, तो गुना कीजिए, गुना 30 हो जाएंगे। फिर आपका सी की जगह भाग है, तो भाग 10 कर दीजिए। डी की जगह माइनस, तो -7 कर दीजिए। अब देखिए पहले क्या होता है? आपका भाग होता है, तो भाग दीजिए। आपको 30 में 10 से भाग देंगे, 0 0 आपका कट जाएंगे, 3 आ जाएगा। यानी 4 प्लस 6 3 18, उसके बाद गुना करेंगे, 18 हो जाएगा, -7 कर देंगे। यानी 18 4 22, 22 में से 7 गया, यानी 22 में से -7 करेंगे तो आ गया आपका 15। क्या आ जाएगा? आपका 15 आ जाएंगे। आपका किसी ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पर आपका मिस्टेक है। ये आपका यहाँ 12 नहीं होगा, आपका 15 हो जाएंगे। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। यहाँ पर 12 नहीं होगा, क्या होगा? 15 होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि सभी भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों का केवल एक भाषा जानने वाले व्यक्तियों से अनुपात क्या है।
तो देखिए इसमें सभी भाषा कितने लोग जान रहे हैं, तो आपका 100। क्यों? सभी में क्या आएगा आपका कॉमन है, तो सभी का आगे आपका 100, ठीक है। बट्टे करेंगे किसका? जो केवल एक जानता है। केवल एक वाला कितना है? ये आपका 210 है, ठीक है, 210 है। यहाँ पर आपका 200 है, फ्रेंच वाला आपका 200 है, फिर आपका है जर्मन वाला 190 है, 190 टोटल को ऐड कीजिए। 9 1 10, 2 2 4, 1 5 1 6, यानी टोटल आ गया आपका कितना? 600। तो बट्टा हम कर देंगे 600, 0 0 कट जाएगा 1/6। चलिए हम ऑप्शन देखते हैं 1/6 किस ऑप्शन में है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए में है, 1/6 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। 22 में देखिए कह रहा है निम्न को तार्किक रूप से क्रमबद्ध व्यवस्थित कीजिए। प्रवेश परीक्षा, ठीक है, पहले परीक्षा होगा, इसके बाद महाविद्यालय जाएंगे, यानी 15 के बाद उपाधि मिलेंगे, यानी 15 के बाद 3 होंगे, 3 के बाद आपका इंटरव्यू होगा, यानी 5 होगा, उसके बाद 4 होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। क्वेश्चन क्या है कि रीता की ओर इशारा करते हुए डेविड ने कहा, ठीक है, रीता के लिए हम आर लिख रहे हैं, ठीक है, डेविड के लिए हम डी लिख रहे हैं शॉर्ट में, ठीक है। कहा कि मैं, कौन का? रीता की इशारा करते हुए डेविड ने कहा कि मैं उसकी माँ, यानी रीता के माँ, ठीक है, रीता के माँ, उसकी माँ के पुत्र, ठीक है, उसके माँ के पुत्र, अरे उसके माँ के पुत्र, यानी ये भाई तो हो गया, माँ के पुत्र का एकलौता पुत्र हूँ, यानी इसका भी पुत्र है, ठीक है, माँ के पुत्र का एकलौता पुत्र हूँ। तो कह रहा है रीता का डेविड से कैसा संबंध है, यानी इसके बहन, यानी इसका भाई का बेटा, यानी ये हो जाएगा बुआ। कौन हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा आपका बुआ हो जाएंगे। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है कि इतना को कितने अंक अपरिवर्तित रहेंगे यदि उनको अंकों को आरोही क्रम में क्या करें? लिखा जाए, यानी बढ़ते क्रम में लिखिए उसको। सबसे छोटा 1 है, इसके बाद 2 है, इसके बाद आपका 4 है, इसके बाद 4 के बाद आपका 6 है, 6 के बाद आपका 7 है, 7 के बाद 8 है, फिर 9 है। अब देखिए शुरू में क्या था? 8 है, यहाँ कि 2 है, नहीं मिला, फिर आपका 2 है, यहाँ भी सेकंड में, यहाँ भी 2 है, यानी 1 मिल गया आपका, फिर आपका 2 है, इसके बाद आपका यहाँ पर क्या है? 6 है, यहाँ लेकिन 4 है, 4 है आपका, एक सेकेंड, 2 है, इसके बाद 6 है, यहाँ 4 है, इसके बाद आपका 7 है, हाँ ठीक है, आपका 7 भी नहीं मिला, 7 भी नहीं मिला, लेकिन आपका 9 मिल जाएंगे, यानी आपका 2 का स्थान और 9 का स्थान क्या हुआ है? नहीं बदला है। क्या हुआ है? 2 का स्थान और 9 का स्थान नहीं बदला, यानी ऑप्शन 2 हो जाएंगे, केवल 2। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन क्या है कि कह रहा कोई तालाब नदी नहीं है, ये मान लीजिए अब क्या है आपका? तालाब है। कह रहा कोई तालाब नदी नहीं है, नदी के लिए हम एन लिखते हैं, नदी नहीं है, ठीक है, ये नदी नहीं है, कट कीजिए, नदी नहीं है। कह रहा सभी समुद्र नदियाँ है, सभी समुद्र नदियाँ है, यानी समुद्र आपका नदी के अंदर हो जाएगा, ये आपका समुद्र जो है आपका नदी के अंदर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या निष्कर्ष निकालिए? कोई समुद्र तालाब नहीं है, कोई समुद्र तालाब नहीं है, बिल्कुल आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन क्या है? कह रहा ये वेन डायग्राम किसके लिए करेक्ट है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए ये हो जाएगा आपका क्या? महीना का अंदर क्या हो जाएगा आपका? दिन का अंदर, सॉरी, महीना के अंदर दिन के अंदर मिनट हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन है कि दिया है कि राजकुमार ने बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है। अब निष्कर्ष निकालिए। प्रश्न स्तरीय नहीं थे, नहीं कर सकते हैं। बी है कि बीपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण होना अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक आसान है, ये भी नहीं कर सकते हैं। सी है आपका राजकुमार एक बहुत ही अच्छा छात्र है, अच्छा छात्र था तभी तो एग्ज़ाम निकाल पाया है, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 28। देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या है आपको, यानी CAT यानी कैट को आपको 3 बार लिखा है, यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या? 3 CAT लिख सकते हैं, बराबर क्या आपका RAT है। अब देखिए क्या है आपका कोड दिया हुआ है, C का कोड दिया है, A का कोड दिया है, R का कोड दिया है। चलिए लिखते हैं। 3 है गुने C का कोड क्या है आपका? C का कोड है आपका
थ्री है, ए का कोड 0 है, टी का कोड नहीं मालूम है। इधर देखिए आर का कोड आपका 9 है, ए का कोड 0 है, टी का मालूम नहीं है। अब देखिए इसको आप गुना कीजिए तो 3 तिया 9 आ रहा है, जबकि आपका यहाँ पर 9 है। 0 में 3 से गुना करें तो आपका 0 आएगा। अब देखिए टी की जगह कौन ऐसा संख्या है कि इसको हम 3 से गुना करेंगे फिर भी वो उतना ही रहेगा। 3 से हम गुना करेंगे फिर भी वह इतना ही रहेगा, तो आपका 1 हो सकता है। 1 में हम 3 से गुना करें तो वो भी आपका 3 ही रहेगा। नहीं 1 में 3 से गुना कर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 ही रह जाएगा। ऐसा एक ही भी हो सकता है जब आपका टी की वैल्यू क्या हो, 0 हो। 0 रहेगा तो हम 0 में 3 से गुना करेंगे फिर भी वो आपका 0 रहेगा, यहाँ भी आपका 0 ही आएगा। यानी इसका वैल्यू क्या हो सकता है, इसका योग आपका 900 हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी। यानी टी की जगह क्या आ सकता है, आपका 0 ही आ सकता है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 29 है कि देखिए सबका आपका दिया हुआ है, यहाँ आपको लिखना है। बहुत आसान क्वेश्चन आपका। देखिए इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ आपका दिया है -3 कर देंगे, भागा का अर्थ आपका गुना है, गुना कर देंगे 6, आपका डॉलर वाला का अर्थ आपका भाग है, भाग कर देंगे आपका 2, हज का अर्थ आपका प्लस है, प्लस 4 कर देंगे। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 3 तिया 9 प्लस में 9, यानी 9 में से 9 गया कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा आपका 0, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है कि 6 ऐसे कितने हैं जिनके ठीक पहले 5 है लेकिन बाद में 7 नहीं है। 5 है पहले लेकिन 7 नहीं है, ये तो नहीं होगा। नहीं 5 है लेकिन 7 नहीं है, आपका यहाँ एक मिल गया। 5 है लेकिन 6 के पहले 5 है, 7 नहीं है, एक आपका यहाँ मिल गया। 5 है लेकिन 7 नहीं है, सॉरी 7 नहीं है, 5 जिनके 6 के पहले 5 है लेकिन 7 नहीं है। आपका यहाँ भी है, आपका यहाँ भी है, आपका है 6 के पहले आपका क्या है, 6 के पहले आपका 5 यहाँ पर है, तो बाद में तो मिल गया। ठीक है, 6 के पहले 5 यहाँ नहीं है, यानी 1 2 3 हो जाएंगे, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। 1 2 3 हो जाएंगे। एक बार और चेक कर लेते रुकिए। तो कह रहा है ऐसे कितने संख्या है, ऐसे कितने 6 है जिनके पहले 5 हो, तो 6 है 5 है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है 7 नहीं हो, ये तो होगा नहीं आपका। फिर आपके यहाँ पर है 5 तो है, 6 के पहले 5 लेकिन 7 नहीं है, 1 तो हो गया। फिर आपका 6 के पहले 5 तो है लेकिन 7 नहीं हो गया, आपका 2 तो हो गया। फिर आपका है 6 के पहले 5 लेकिन यहाँ 3 तो हो गया आपका। फिर 6 5 है लेकिन आपका 4 हो गया, 4 4 6 के पहले 5, 6 के पहले 5, 6 के पहले 4 होगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए कह रहा है कि रमेश एक कक्षा में ऊपर से 14वें स्थान पर है और नीचे से 49वें स्थान पर है, तो कुछ नहीं करना, कुल छात्र कितने हैं। सिंपल आपका ऊपर प्लस नीचा को जोड़ दीजिए और -1 कर दीजिए। कितना आ जाएगा आपका 49 14 को जोड़िएगा तो 9 4 13, 4 1 5 63 में से एक गया आपका 62, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएंगे। कितना होगा 62। कितना स्टूडेंट है 62। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 34 आपका 32 है। 32 देखिए क्वेश्चन क्या है आपका कि एक आदमी का मुंह पूरब की ओर है, ठीक है, बिल्कुल आपका पूरब की ओर मुंह है, ठीक है, इधर आपका पूरब की ओर मुंह है। वो कह रहा है वो घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी इधर चल रहा है यानी कि विपरीत दिशा में, यानी इधर घड़ी के विपरीत दिशा में वह 45 डिग्री घूमता है, यानी ये 45 डिग्री हो गया, यहाँ पहुँच गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है वह घड़ी के दिशा में, यानी घड़ी के दिशा में यानी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में 270 यानी 90 यानी यहाँ चला जाएगा, ठीक है। 270 डिग्री घूमता है, फिर वह पुनः घड़ी के विपरीत दिशा में 135 घूमता है, तो यह हो गया आपका 45 90 यानी 135 इधर आ जाएगा। किधर आ जाएगा आपका इस दिशा में आ जाएगा। आप पेन कॉपी पे इसको बनाइएगा, इस दिशा में आपका आ जाएगा, यानी किस दिशा में है इसका मुंह, तो दक्षिण दिशा में, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 33 का आप सोल्यूशन देख लीजिएगा, वो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है 34 है, 34 का भी आप सोल्यूशन देख लीजिएगा, इसका पीडीएफ में, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि नीचे दिए गए समूह में कौन सा विषम को विकल्प को चुनिए। आपका दांत हो जाएगा, दांत आपका सभी से क्या है डिफरेंट है।
नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 36, इसका कह रहा है जल प्रतिबिंब क्या होगा। जब भी आपसे जल प्रतिबिंब पूछे तो क्या कीजिए, नीचे में आप मिरर लगा लीजिए। क्या लीजिए आप, नीचे में मिरर निकाल लीजिए। आप मिरर में जो भी इमेज बनेगा वही आपका पानी बनेगा। आप देख लीजिएगा, आपका ऑप्शन बी आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका है 37 क्या आपका, देखिए कह यहाँ पर कौन सा संख्या आएगा। देखिए यहाँ क्या आपका 3 है, फिर 6 है, यानी 3 3 6 6 3 9 9 3 12 12 3 आगे क्या होगा आपका 15 होगा। इधर से देखिए 50 में कितना कम है आपका, 6 कम है 44 में आपका कितना है आपका 12 कम है कितना 32, तो आगे कितना होगा, तो 6 12 36 18। आप 18 माइनस कर दीजिए, तो 32 में से आप 18 माइनस कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा कितना 14 आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे 14 15। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 38, इसका भी आप सोल्यूशन देख लीजिएगा या PDF में। नेक्स्ट आपका है 39 में आपका है कि निम्नलिखित आकृति में से कितने वर्ग है। अब काउंट कीजिए इसको। देखिए आपका इसमें 5 होगा, ठीक है, और इस बराबर में आपका 5 होगा, 10 तो आपका हो गया। ठीक है, आपका एक ये होगा 11 हो गया, ठीक 11 हो गया, एक आपका 11 हो गया, एक आपका ये रह गया था कौन, ये वाला रह गया आपका 11 1 12 हो जाएंगे। टोटल आपका ऑप्शन सी यानी 12 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन है कि जिस प्रकार बोलना संबंधित है मुंह से, उसी प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है सुनने से। सुनते किससे, हम कान से सुनते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। तो ये था आपका 120 प्रश्न का 120 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट और नया प्रैक्टिस सेट आपका प्लेटफॉर्म का। तो आज के लिए इतना ही। आज से हम शुरू किए नए प्रैक्टिस सेट। आज का आपका ये पहला प्रैक्टिस सेट था। कल हम लेकर आएंगे इसका दूसरा प्रैक्टिस सेट। इसमें आपका कुल 25 प्रैक्टिस सेट है। आपको हम सभी 25 का 25 प्रैक्टिस सेट आपको इसी चैनल पर करवाएंगे। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, और आप यदि नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से आप जुड़ जाइए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको कल इसी टाइम में।